नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पीएम मोदी आज सुबह सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी अरब गए हैं। 2 दिवसीय उनकी यात्रा रहेगी। यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि सऊदी अरब के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को भारत बहुत महत्व देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों ने रणनीतिक स्तर पर प्रगाढ़ता और गति हासिल की है। सऊदी अरब के वली अहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी और ठोस साझेदारी विकसित की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात होगी और अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बातचीत भी होगी। भारतीय समुदाय को भी वहां पर पीएम मोदी संबोधित करेंगे और यह भी बताया जा रहा है कि सऊदी प्रिंस के साथ कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 2 दिन वह गुजारेंगे सऊदी अरब में और ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या बातचीत होती है। द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी अरब वह गए हैं और अपने प्रस्थान के वक्तव्य में मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में बातचीत होगी और पारस्परिक रूप से लाभकारी और ठोस साझेदारी विकसित की जाएगी। तो सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। भारतीय समुदाय को भी वह संबोधित करेंगे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का उनका दौरा है। कई मुद्दों पर चर्चा तो होगी ही और ख़ासकर जो भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध हैं उन्हें रणनीतिक स्तर पर और प्रगाढ़ता और गति हासिल की है, उसे मोमेंटम देने की भी कोशिश की जाएगी। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई जिसमें राज्य में 3 नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई है। इसके साथ ही राज्य में नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी विशेष रणनीति पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल के महीनों में राज्य में चलाए गए ऑपरेशंस में कई नक्सली मारे गए या गिरफ्तार हुए या उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। नियत नीलानार योजना, बस्तर ओलंपिक, महिला सुरक्षा केंद्र और आदिवासी क्षेत्रों के होम स्टे और पर्यटन ढांचे का विकास जैसे प्रयासों पर युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रभाव पड़ा है। नक्सलवाद के उन्मूलन, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में सुरक्षा और न्यायतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम विष्णुदेव साय की बैठक हुई है और नक्सल मामले पर एक विशेष रणनीति बनाने पर भी सहमति स्थापित की गई है। यह बैठक नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे।
जी पीयूष, नक्सलवाद को लेकर तो लगातार हम चर्चा करते ही रहते हैं कि किस तरह से 26 तक डेडलाइन दिया गया है उसके उन्मूलन को लेकर। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय और केंद्रीय गृह मंत्री की इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ गौर करने वाली बात रही, अपडेट साझा कर दीजिए। देखिए, अहम बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं बस्तर की। अगर हम छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात करें तो जो नक्सली गढ़ माना जाता था, पूरे विश्व में उसे एक छाप मिल गई थी कि नक्सलियों का गढ़ है, वहां लोग जाने से कतराते थे। तो उसको लेके अभी इस साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी है इस चुनाव के बाद, तो उसके बाद अमित शाह जी का एक साफ तौर पे एक डेडलाइन उन्होंने मुकर्रर की कि 31 जनवरी 2026 तक पूरा नक्सलवाद को समूल नष्ट कर दिया जाएगा बस्तर में। और बस्तर के डेवलपमेंट को और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए लगातार अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नियत नेल्ला नार का अर्थ दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि ये बस्तर की गोंडी भाषा का है, हमारा प्यारा गांव होता है इसका मतलब। और इसको लेके लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है। रोजगार मुहैया कराए जा रहे हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया जा रहा है, आदिवासी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए वहां पे अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। अभी बस्तर ओलंपियाड हुआ है और उसके बाद अभी बस्तर की लगातार और भी गतिविधियां चल रही हैं। तो इसको लेकर समीक्षा बैठक केंद्रीय गृह मंत्री ने की थी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा दोनों सम्मिलित हुए थे। गृह विभाग के आला अधिकारी भी थे। उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे हर समीक्षा बैठक में बताया कि नक्सली बैकफुट में आ रहे हैं, वार्ता को भी तैयार हैं। दो पत्र नक्सलियों की तरफ से आ चुके हैं कि वार्ता करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे अभी निश्चिंत नजर आ रही है और नक्सलियों का समूल नष्ट जो बात कही जा रही थी वो दिखाई दे रहा है। कुणाल जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, जो आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर यूपी सरकार से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां 33 आईएएस के ट्रांसफ़र किए गए हैं। इस व्यापक तबादले आदेश में कई जिलों के जिलाधिकारी यानी डीएम और मंडलायुक्तों को जिम्मेदारियाँ बदल दी गई हैं। इस बदलाव ने सूबे की नौकरशाही में हलचल मचा दी है। लंबे समय से वाराणसी में मंडलायुक्त के रूप में तैनात आईएएस कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी जगह वाराणसी के नए मंडलायुक्त के रूप में आईएएस एस राजलिंगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वाराणसी के डीएम के पद पर सत्येंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कुल 33 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब वाराणसी के नए डीएम सत्येंद्र कुमार होंगे, वहीं गौरव कुमार लखनऊ के नए नगर आयुक्त होंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, बहुत बड़ी संख्या में आईएएस का फेरबदल हुआ है और सबकी निगाहें खासतौर पर वाराणसी पर टिकी रहती हैं, क्योंकि वाराणसी के जो मंडलायुक्त थे राज कौशल शर्मा साहब काफ़ी समय से वहां पर थे। उसके पहले संभवतः वो वहां के डीएम भी थे। ऐसे में लेकिन अब उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। 33 कुल संख्या बताई जा रही है, इस पर और कुछ अपडेट है तो ज़रूर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए कुणाल, टोटल 33 आईएएस का ट्रांसफर किया गया, उनको इधर से उधर किया गया है। जिनका आपने जिक्र किया, कौशल राज शर्मा जो मंडलायुक्त हैं अब तक थे वाराणसी के, और 2019 से वो उनकी तैनाती बनारस में ही थी। 2019 में उनको बतौर जिलाधिकारी यहाँ पर पोस्टिंग मिली थी। 2022 में उनको मंडलायुक्त बनाया गया। उसके बाद से लगातार आप समझ सकते हैं कि 2019 से 2025 तक वो लगातार बनारस में रहे हैं। और माना यह जा रहा था कि 2027 का जो चुनाव है उस दौरान उनका ट्रांसफर होना निश्चित था, क्योंकि एक अधिकारी लंबे समय तक एक जिले में तैनात अगर रहते तो चुनाव आयोग इसको देखता है। ऐसे में क्योंकि पीएमओ के माना जाता है कि पीएमओ के भरोसेमंद अफसर रहे हैं और इसी कारण से उनको यहाँ से हटाकर, लेकिन आप ये कहिए कि उनके योगी के भी काफी करीबी अफसर ये माने जाते हैं और यही वजह है कि उनको मुख्यमंत्री का सचिव अब नियुक्त किया गया है कौशल राज शर्मा को। इसी तरह से तमाम आपने देखा होगा कि फेरबदल किए गए हैं। अगर जो मुख्य रूप से एक और बात करें, जो सूचना संस्कृति निदेशक शिशिर
उनको हटाया गया है, उनकी जगह पर एक दूसरे अधिकारी को यहाँ पर लाया गया। विशाल सिंह आए हैं, भदोही के डीएम हैं और अब उनको नई तैनाती यहाँ पर मिली है। तो आप ये कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप से इस बार ये बदलाव देखने को मिला है। तमाम जो अफसर थे जो सरकार के, चाहे वो पीएमओ रहा हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, उसके जो करीबी अफसर थे उनको इधर से उधर किया गया है। तो एक ये बड़ा बदलाव इसे बताया जा रहा है। बिल्कुल आनंद। और अब देखिए वाराणसी को 2 नए अफसर मिल गए हैं, मंडलायुक्त के रूप में आईएएस एस राजलिंगम और वाराणसी के डीएम के रूप में सत्येंद्र कुमार। वाराणसी पर खास फोकस रहता है लोगों का। बिल्कुल, अगर आप एस रामलिंगम की बात करें कुणाल, तो वो भी पीएमओ के बहुत भरोसेमंद अफसर माने जाते हैं और उनकी अपनी कार्यशैली है, उनकी अपनी पहचान है, जिस कारण उनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से सत्येंद्र कुमार को मुख्यमंत्री का, राज्य सरकार का एक आप कह सकते हैं कि मुख्य चेहरे के तौर पर मुख्य उनकी कार्यशैली को देखकर उनको ये तैनाती दी गई है। तमाम जो अधिकारी हैं आप इसी तरह से उनको यहाँ पर तैनाती दी गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, विशेष संवाददाता आनंद सिंह, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि ख़ास तौर पर राज कौशल शर्मा जो 2019 से वाराणसी में तैनात थे, पहले डीएम के तौर पर और फिर 22 से उन्होंने मंडलायुक्त के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है। तो एक लंबा टाइम स्पैन हो गया और उसके बाद अब उनका ट्रांसफ़र किया गया है और वह ट्रांसफ़र भी उन्हें मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नई जगह स्थानांतरित किया गया है। ऐसे में एक और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और वाराणसी के बारे में बात करें तो वाराणसी में 2 नए अफसर होंगे। इसके साथ ही यदि कुल संख्या की बात करें तो 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसके साथ ही लखनऊ की अगर नगर आयुक्त की बात की जाए तो गौरव कुमार वहां बने हैं नए लखनऊ के नगर आयुक्त। और ऐसे ही जो इतनी सारे ट्रांसफ़र्स हुए हैं उससे सूबे की नौकरशाही, खासकर आईएएस एसोसिएशन में हलचल मची हुई है। और अगली बड़ी खबर मुर्शिदाबाद हिंसा मामले से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई आज सुनवाई करेंगे मुर्शिदाबाद हिंसा के मामले में। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई बेंच आज सुनवाई करेगी। इस संबंध में वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई करने के लिए शीर्ष अदालत तैयार हो गई है। याचिका में मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन सहित अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। दरअसल 13 अप्रैल से मुर्शिदाबाद में हुई झड़पों के बाद से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है और 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। और इस याचिका में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की भी मांग की गई है। यह याचिका वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से लगाई गई है। और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी और जस्टिस BR गवई की बेंच आज इस मामले पर नज़र रखेगी, बातचीत करेगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बड़ा प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस में देश भर के मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में आज बड़ा प्रोटेस्ट होगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। देश भर से इसमें मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस से देश भर के मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर जो विरोध जताया जा रहा है, उसमें मुस्लिम संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। देश के कोने कोने में वह विरोध जता रहे हैं और ऐसे में अब बारी दिल्ली की है
और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज ये तमाम मुस्लिम संगठन इकट्ठा होंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। देश भर से मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि इसमें शिरकत करेंगे। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, देखिए, अब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर यूँ तो देश के कोने कोने में जितने भी मुस्लिम संगठन हैं वह अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वो भी तालकटोरा स्टेडियम में इतना बड़ा आयोजन और उसमें इतने मुस्लिम प्रतिनिधि पहुंचेंगे, मैसेज क्या है? निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज है कुणाल, इसको लेकर के ये सेब वक्फ कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया है। इसमें देश भर के मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें जमात इस्लामी हिंद ने भी इसका सपोर्ट किया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अचरज भरी बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये एक एनजीओ है जो खास तौर से सुन्नी मुसलमानों के लिए काम करता है। हालांकि ये जो वक्फ बोर्ड आया है ये शिया सुन्नी सबके लिए है, लेकिन अभी तक जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड एक दूसरा जो मुसलमानों का एक बड़ा संगठन है, बड़ा एनजीओ है, उसकी तरफ से अभी तक कोई कॉल नहीं आई है और उसके किसी भी बड़े नेता का या प्रतिनिधि का इसमें कोई नाम नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है कुणाल कि इतना बड़ा फंक्शन दिल्ली के तालकटोरा में स्टेडियम में होने जा रहा है और इसमें मदनी भी है, मतलब देवबंद भी इसमें शामिल है, इसमें बरेली भी कुछ शामिल है, लेकिन इसमें शिया मुसलमानों का ना होना और शिया मुसलमान नेताओं का ना होना एक बड़ा अच्छा। तो राजीव, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम संगठन भी यदि कौम के लिहाज से बात करें तो दो फाड़ में बटा हुआ है इस अधिनियम को लेकर? कुणाल, ये बिल्कुल है। हालांकि मीडिया इस बात को कतई तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग इसको देख रहे हैं। इसमें पसमानदा मुसलमानों की भी इसमें जो है वो भागीदारी बहुत कम, जो नेता होने चाहिए उनके वो इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो चंद नेता है जैसे ओवैसी इसमें दिखाई देंगे, इसमें मदनी इसमें दिखाई देंगे, रहमानी इसमें दिखाई देंगे, इसमें कासमी इसमें दिखाई देंगे, लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है वो भी नहीं है और जो इसमें शिया मुसलमान नेता होना चाहिए, प्रतिनिधि होना चाहिए, वो भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा ताज्जुब भरा, ये बड़ी बात कही आपने राजीव। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो तालकटोरा स्टेडियम में आज मुस्लिम संगठन एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, ऐलान उन्होंने किया है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कौन कौन लोग शिरकत करेंगे। देश भर से मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि के आने की सूचना मिल रही है। तालकटोरा स्टेडियम में आज इनका जमावड़ा होगा और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ इनकी एकजुटता यह बात जताएगी कि इसको जो संशोधित किया गया है, वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत जो कानून बना है, उस कानून से यह अपनी असहमति जताएंगे और विरोध जताने की कोशिश करेंगे कि इस कानून से वह नाखुश हैं। और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। बादल फटने के बाद तबाही भरा मंजर है, वहां पर लोगों के घर बह गए। रामबन इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर संपर्क बहाल करने के लिए अभियान शुरू किया है। सड़क साफ करने और उस पर आवाजाही शुरू करने में 48 घंटे तक का समय लग सकता है। फंसे हुए यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए बनिहाल, कराचियाल, डिगडोला, मैत्रा और चंदरकोट से तुरंत प्रतिक्रिया दल यानी क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया है। मौके पर आगे की सहायता के लिए 8 सेना की टुकड़ियां फिलहाल प्रमुख स्थानों पर स्टैंड बाय पर हैं। इस बीच KRCL, CPPL और DMR सहित नागरिक निर्माण फर्मों के JCB और भी कई उपकरणों की मदद से बंद हुए राजमार्ग पर सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के रामबन से जुड़ी हुई, जहां बादल फटने के बाद वहां तबाही भरा मंजर देखने को मिला है और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर संपर्क बहाल करने के लिए एक अभियान के तहत कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए बनिहाल समेत अन्य क्षेत्रों में QRT को भी तैनात किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी शेख, रामबन की स्थिति कैसी है, क्या यह बता दीजिए, क्या जो आवागमन की व्यवस्था है उसे दुरुस्त कर लिया गया है, लोगों के क्या हाल हैं, जो भी कुछ आप देख समझ पाए हैं उन्हें साझा कीजिए। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में
4 दिन पहले जबरदस्त बारिश हुई, उसके बाद वहां पे बादल फट गई और जिसके नतीजे में जो पूरा पहाड़ है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, जिसकी वजह से जो वहां की बस्ती है और जो नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू है बिल्कुल तबाह हुई है। कहीं 100 की गाड़ियां वहां उस पहाड़ के नीचे आ गए और कई मकान भी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी ने वहां पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और जितने भी लोग उसमें फंसे हैं उनको निकाला गया है और उसके बाद 3 जो लोग हैं उसमें मर गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहां पे इस वक्त सिचुएशन है वो लगातार खराब है, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है, हजारों की तादाद में गाड़ियां दरमादा है। कल जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कल वहां पे विजिट किया है और यकीन दिलाया कि जितने भी वहां पे जो घर तबाह हुए उनके लिए एक गवर्नमेंट कोई ना कोई राहत करेगी और जो भी इसमें मारे गए जो जवान है उनके 1-1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेख हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के सूरत हाल हमारे संवाददाता शेख दाऊद बता रहे थे कि किस तरह वहाँ पर लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी जो पूरे जो रास्ते हैं उन्हें दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही 48 घंटे में यह संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 शुरू हो जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।